अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऑल्सो विल सी द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड सबसे पहले अगर हम इसके बारे में जानें तो वी नो कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट इज़ अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो कि सितंबर 1960 को साइन किया गया था इन दोनों ममालिक के बीच एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्रीटी? सो बेसिकली दिस ट्रीटी गवर्न्स द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम। वी नो कि जो इंडस रिवर सिस्टम है इट इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स दैट हैड बीन द लाइफ ब्लड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फॉर एजेस। ऑलराइट, सो इस रिवर इंडस रिवर सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच इंक्लूड झेलम, चनाब, ब्यास एंड सतलज रिवर्स। अब ये जो तमाम रिवर्स हैं दीज फ्लो थ्रू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस मेक्स दैम अ शेयर्ड वाटर रिसोर्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। तो वाटर शेयरिंग के मामले में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, ठीक है। इस ट्रीटी की कंडीशंस नेगोशिएट की गई थी एंड इवन टुडे वर्ल्ड बैंक कंटिन्यूज़ टू बी अ कस्टोडियन ऑफ द ट्रीटी। और आज भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है वाटर शेयरिंग के हवाले से तो उसमें वर्ल्ड बैंक असिस्ट बोथ कंट्रीज़ इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स व्हेन दे अराइज। अब अगर हम ये देखें कि इस ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी तो ऑब्वियसली दिस ट्रीटी वाज अ रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, जो कि अराइज हुआ था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश इंडिया इन 1947 and after the partition the division of rivers and the sharing of water between the two countries became a contentious issue, ठीक है, which then led to the signing of a formal agreement between both। क्योंकि ये जो शेयर्ड रिसोर्स है दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वाइटल सस्टेनेंस एंड द रिस्क ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। सो द आइडिया इज़ कि जो इस ट्रीटी का की ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू प्रोमोट कोऑपरेशन एंड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। सो अब इस ट्रीटी के तहत किस तरह डिवीज़न की गई अगर हम उसको देखें तो इस ट्रीटी ने इंडस रिवर सिस्टम को कैटेगराइज किया इनटू टू ग्रुप्स ऑफ रिवर्स, जिसमें हमारे आ जाते हैं ईस्टर्न रिवर्स और दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर्स में हमारे पास तीन हैं, दैट इज़ ब्यास, रावी एंड सतलज, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में भी हमारे पास आते हैं इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चनाब रिवर। अब जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो दे दिए गए इंडिया को, यानी कि नाउ इंडिया हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द वाटर्स ऑफ दीज थ्री रिवर्स दैट इज़ ब्यास, रावी एंड सतलज, ठीक है। इंडिया को ये अलाउ किया गया कि ये इन रिवर्स का एंटायर फ्लो कंट्रोल कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो दे दिए गए पाकिस्तान को, यानी नाउ पाकिस्तान हैज़ द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ देयर वाटर्स, यानी कि जो इंडस, झेलम और चनाब रिवर्स हैं ये पाकिस्तान के पास हैं, इनका फ्लो पूरा जो है पाकिस्तान के पास जाएगा, ठीक है। अब इंडिया इज़ अलाउड टू यूज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स ऑल्सो, ठीक है, यानी कि वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के अलावा दूसरी ज़रूरियात के लिए हमारे इन तीन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है, सच एज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ नेविगेशन, ठीक है। लेकिन उसको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं कि वो इन रिवर्स का पानी स्टोर करे या डाइवर्ट करे वाटर फ्लो को फॉर द इरीगेशन और अदर कंजप्टिव पर्पसेस। So the point is कि India must not store or divert these waters for consumptive purposes like irrigation और domestic use, ठीक है। उसके अलावा
हम ये जानते हैं कि हमारे जो इन 3 रिवर्स हैं इनकी कैपेसिटी को इस्तेमाल किया है इंडिया ने फॉर दी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया हैज़ हार्नेस द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ दीज वेस्टर्न रिवर्स, particularly the 2 rivers, that is Chenab and the Jhelum rivers, ठीक है। So this has allowed India to generate a significant amount of electricity from these water sources. अब यहाँ पर रिवर्स को कैटेगराइज करने का क्या मकसद था, तो इट्स वेरी क्लियर कि दिस कैटेगराइजेशन प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज वाइटल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड दिस इज़ टू इंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। इसके अलावा हमारे लिए जो बात जानना ज़रूरी है दैट इज़ के देयर इज़ अ परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। अब इस कमीशन को बनाया गया इस मकसद के लिए ताकि वो इस ट्रीटी को रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके, और इस ट्रीटी के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया परमानेंट इंडस कमीशन को, ठीक है, जो कि एक बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ कमिश्नर्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इस कमीशन का एक क्रूशल रोल प्ले है इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, इन शेयरिंग डेटा एंड इंश्योरिंग द ट्रीटीज़ प्रोविजंस आर अपहेल्ड, यानी कि इस ट्रीटी की कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना, करवाना और उसको मॉनिटर करना इस इंडस कमीशन का काम है। और अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में ओवर वाटर शेयरिंग, तो उसको भी यही परमानेंट इंडस कमीशन देखेगा। और इसी इंडस कमीशन के तहत जो हैं दोनों कंट्रीज़ उनको ये बाउंड किया गया है कि दे विल बी शेयरिंग डेटा विद ईच अदर, यानी कि बोथ कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ रिवर्स रेगुलरली, and this is for the purpose to ensure transparency and effective implementation of the treaty. So now we know कि इस ट्रीटी को रेगुलेट करने के लिए वी हैव परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के कमिश्नर्स अहम रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन इज़ टू फैसिलिटेट रेगुलर मीटिंग्स, ठीक है, ऑल्सो to play a role in the data exchange and cooperation between two countries regarding water related matters. इसके अलावा the commission serves as a forum for resolving disputes that may arise in the implementation of the treaty. और अब अगर हम ये देखते हैं कि इस ट्रीटी के तहत कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी ट्रीटी में बात की गई है। एंड this treaty outlines mechanisms for dispute resolution, including the option of referring disputes to a neutral expert or the court of arbitration, यानी कि सबसे पहले अगर कोई भी वाटर रिलेटेड मसला पैदा होता है, कोई डिस्प्यूट आता है दोनों ममालिक के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उस केस में जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है वो इसमें अपना रोल प्ले करेगा। वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए निगोशिएशंस करेगा और कोई एग्रीमेंट रीच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर कोई भी एग्रीमेंट रीच नहीं कर पाते हैं और परमानेंट इंडस कमीशन पे कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता, तो इन दैट केस जो वो डिस्प्यूट है दैट विल बी रेफर्ड टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। इफ़ द डिस्प्यूट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू निगोशिएशंस और डिस्कशंस विद इन द परमानेंट इंडस कमीशन, तो either party can request the appointment of a neutral expert, ठीक है। and this expert will be chosen and provided by the World Bank. so यहाँ पर World Bank डायरेक्टली अपना रोल प्ले करेगा by providing a neutral expert, जो कि पूरे डिस्प्यूट को असेस करेगा और इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेगा, ऑल राइट। और अगर यहाँ पर भी फेल हो जाता है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, दोनों कंट्रीज़ किसी एक बात पे एग्री नहीं कर पाते, तो इन दैट केस द डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि जब आपके न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात को दोनों कंट्रीज़ नहीं मानेंगे तो फिर
जो ट्रीटी के डिस्प्यूट का मसला है वो डायरेक्टली चला जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ठीक है। जहाँ पे ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ अपना अपना एक आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है दीज आर्बिट्रेटर्स देन चूज़ अ थर्ड न्यूट्रल आर्बिट्रेटर जो कि आखिर में एक डिसीजन करेगा और दैट डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज़, यानी कि फिर उसमें दोनों कंट्रीज़ डिसएग्री नहीं कर सकते, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों ममालिक पे बाइंडिंग होगा। सो नाउ अब हम बात करें कि क्या रीज़न्स हैं फॉर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी। तो ऑब्वियसली दिस वाटर शेयरिंग वाज हैज़ द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई because the shared water resource had the potential to become a source of conflict between the two newly independent nations। तो किसी भी क्लियर एग्रीमेंट के बिना दोनों के बीच में पीस कायम करना नामुमकिन था। इसी वजह से ये एक क्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों की रज़ामंदी के साथ ऑन वाटर शेयरिंग, ताकि वाटर के हवाले से वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके इन फ्यूचर। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब दोनों कंट्रीज़ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने तो उनकी जो इकोनॉमीज़ थी वो हाईली डिपेंडेंट थी ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको इनफ वाटर रिक्वायर्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो इस चीज़ को तय करने के लिए कि इक्विटेबल वाटर एलोकेशन हो दोनों ममालिक के पास, तो उसको इंश्योर करने के लिए इस ट्रीटी को साइन करने की, इस ट्रीटी को बनाने की ज़रूरत पेश आई। दूसरा था केस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वी नो के both India and Pakistan were keen to develop their economies after gaining independence। उसके लिए वाटर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी थी। सो एक्सेस टू वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर जनरेशन वाज इसेंशियल फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा देयर वाज अ नीड टू प्रिवेंट वॉर्स ओवर वाटर, ठीक है। So for this reason, it was crucial to establish a formal treaty that would provide a framework for the equitable sharing of water resources and help prevent water-related conflicts between the two countries। और अब अगर हम ये देखें कि what is the importance of treaty for Pakistan, तो obviously we know कि this treaty determines the allocation of water resources from the Indus River system, जो कि पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का काम करती है। सो दिस इंडस रिवर सिस्टम इज़ द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा हम जानते हैं कि पाकिस्तान हेविली डिपेंड्स ऑन द इंडस रिवर वाटर्स फॉर इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जो कि एक क्रूशल सेक्टर है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सो इस ट्रीटी के साइन होने से पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी इंश्योर हुई बिकॉज दिस ट्रीटी ensures a significant portion of water from the western rivers to the Pakistan। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान फेसेस दी वाटर स्कार्सिटी चैलेंज, ठीक है। तो देयर आर पीरियोडिक ड्राउट्स एंड एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर ऑब्वियसली ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस ट्रीटी प्रोवाइड सम अश्योरेंस ऑफ एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, लेकिन स्टिल we are lacking in the area of efficient water management। we do have enough flow of water, लेकिन हमारे पास proper efficient water management mechanisms मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो स्टोर करने के बजाय हम ज़ाया कर देते हैं। सो ये ट्रीटी की इम्पोर्टेंस है कि इट हैज़ बीन सो फार सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, लेकिन obviously there are some challenges and tensions related to water resources, जिसमें हमारे पास हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। we know कि India has taken various हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स on the western rivers। जो हमारे चिनाब और जहलम रिवर्स हैं वहाँ पे इंडिया ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स
इस्टेब्लिश किए हुए हैं, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी कंसर्न शो किया है दैट दीज प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान एंड में इम्पैक्ट्स इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, एन एरिया ऑफ कंसर्न है बिटवीन द टू कंट्रीज़ ओवर वाटर शेयरिंग। इसके अलावा हम अभी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं एंड दिस क्लाइमेट चेंज हैज़ led to shifts in precipitation patterns and glacial melts, ठीक है। This is affecting the flow of Indus River and its tributaries. एंड बिकॉज ऑफ दीज एनवायरमेंटल चेंजेस दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो ऑन एंड ऑफ टेंशन्स चलते रहते हैं एंड उनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस में स्ट्रेन आता रहता है। सो दिस ब्रॉडर पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कैन इन्फ्लुएंस देयर कोऑपरेशन ऑन water related matters because during periods of heightened political tensions, issues related to Indus Water Treaty can become more contentious. जैसा कि हम ये अक्सर जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे ये सुनते रहते हैं कि दे थ्रेटन टू रिवोक द इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली। तो एक तरह से ये एक कांस्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सो इस पूरे मामले को देखते हुए ये बात बहुत क्लियर है कि इस हवाले से जो पाकिस्तान का कंसर्न है वो ये है कि जो इंडिया अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है हमारे वेस्टर्न रिवर्स पे, उसकी वजह से जो पाकिस्तान की तरफ वाटर फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। और इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान हैज़ सॉट लीगल चैनल्स फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो इसमें हम अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव जानें तो दैट इज़ कि इंडिया ये एक्नॉलेज करता है कि जो वेस्टर्न रिवर्स का ज़्यादातर पानी है वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया सेज़ कि इंडिया हैज़ कंट्रोल और सम कंट्रोल ओवर दी वाटर ऑफ दी वेस्टर्न रिवर्स, यानी कि ट्रीटी के तहत इंडिया को ये अलाउ किया गया है कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और मतलब इन पर्पसेस के लिए वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को इस्तेमाल कर सकता है। So India says कि India emphasizes that it abides by the treaty's provisions for non-consumptive use, primarily for the hydropower generation and navigation, ठीक है। तो India argues कि this act of India aligns with the treaty's stipulations. तो इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि वो जिस तरह वेस्टर्न रिवर्स का इस्तेमाल कर रहा है दैट इज़ लेजिटिमेट and it's as per its allocated rights, all right. So इसके अगेंस्ट हम अगर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखें तो पाकिस्तान का ये कहना है कि it heavily relies on the water from the western rivers जो कि हैं इंडस, चिनाब और झेलम, ठीक है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को एलोकेट किए गए हैं। एंड दीज रिवर्स आर वाइटल फॉर Pakistan's agricultural sector, for irrigation and and crucial for the livelihoods of millions of people in Pakistan, ठीक है। तो इन रिवर्स का पाकिस्तान के पास अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो होना चाहिए। So as per treaty, Pakistan highlights the treaty's provision that grants it unrestricted use of the waters of the western rivers. The uninterrupted flow of these rivers into Pakistan is essential for its agricultural and economic stability. ये है पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इंडिया हमें अक्सर ये थ्रेट देता है कि इट विल यूनिलैटरली रिवोक दी इंडस वाटर ट्रीटी, तो उस हवाले से ट्रीटी का क्या कहना है, उसमें क्या प्रोविजंस दी गई हैं। तो वन ऑफ द प्रोविज़न इज़ कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को तभी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर इसके अलावा कोई और म्यूचुअली एग्रीड ट्रीटी साइन की जाती है दोनों ममालिक के बीच, ठीक है, तभी इस पुरानी ट्रीटी को
टर्मिनेट किया जा सकता है विद कंसेंसस। सो ये जो क्लॉज है इस बात को इंश्योर करता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी यूनिलैटरली रिवोक नहीं कर सकती इंडस वाटर ट्रीटी को, और अगर दोनों में से कोई एक पार्टी यूनिलैटरली रिवोक कर देती है विदाउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो दिस विल बी इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। तो उसके लिए क्या होगा कि जो दूसरा पार्टनर है जो यूनिलैटरली रिवोक करेगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड वायलेटिंग द ट्रीटी इटसेल्फ। ठीक है, विच emphasizes के This emphasizes treaty's binding nature and the importance of adhering to its provisions. इसके अलावा जहाँ पर बात आती है ट्रीटी मॉडिफिकेशन की, यानी कि अगर कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं दोनों कंट्रीज़ in view of the changing circumstances like the environmental changes and the evolving water needs, तो in that case भी ट्रीटी में ये प्रोविज़न दी गई है कि the treaty recognizes the need for adjustments or modifications, and for modifications can only occur if both parties mutually agree to amend the treaty. ठीक है, तो basically this clause emphasizes the need for a collaborative approach, and this ensures that any changes to the treaty are made with the consent of both India and Pakistan. So the point is कि ये जो ट्रीटी मॉडिफिकेशन का प्रोविज़न है ये दोनों कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो ट्रीटी को अडेप्ट करें, कीपिंग इन व्यू द इवॉल्विंग रीजनल वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस while maintaining the spirit of cooperation and equity. So to summarize, the legal framework of the treaty encourages both countries to work together to find mutually beneficial solutions to address the shared water resource challenges rather than resorting to unilateral actions or conflicts. यहाँ पर अगर हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या डिस्प्यूट्स हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1988 में इंडिया अपना किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, दैट वाज टू बी बिल्ट ऑन झेलम रिवर ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो वी नो कि झेलम रिवर पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था एज़ पर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये खदशात लाक थे कि इस प्रोजेक्ट के बनने से जो फ़्लो है पाकिस्तान की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना भी एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ नीलम झेलम प्रोजेक्ट विच इज़ फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। तो पाकिस्तान को ये भी कंसर्न था कि इंडिया का जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है दैट विल लिमिट द फ्लो ऑफ वाटर टू नीलम झेलम प्रोजेक्ट। तो इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान के हाइड्रो पावर जनरेशन पे इम्पेक्ट पड़ेगा। सो पाकिस्तान ने इंडिया के इस प्रोजेक्ट को पर ऑब्जेक्शंस की। तो फिर 2010 में हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की असेंबली होती है टू एड्रेस पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद 2013 में जो डिसीजन देती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दैट एक्चुअली लार्जली फेवर्ड इंडिया। लेकिन फिर इंडिया को ये कहा गया कि वो अपने जो किशन गंगा प्रोजेक्ट का जो प्लान है, जो उसका डिज़ाइन है, उसको मॉडिफाई करे टू सम एक्सटेंट। यानी कि बस इंडिया को कहा गया कि वो अपनी डैम डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस लाए ताकि जो रिवर फ्लो है उस पर इम्पेक्ट ना पड़े। सो पाकिस्तान और इंडिया जो है बाद में हम ये देखते हैं कि 2018 में इंडिया अपना ये किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेता है, एंड देन पाकिस्तान अगेन ऑब्जेक्ट करता है कि इंडिया डिड नॉट फॉलो द 2013 रूलिंग्स डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान रिक्वेस्टेड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट इन 2015, लेकिन फिर बाद में फिर पाकिस्तान अपनी रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लेता है इन 2016 एंड इट ऑप्ट्स फॉर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि पाकिस्तान चाहता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस जाए और वहीं पर इसका फ़ैसला किया जाए। लेकिन फिर इंडिया जो है रिक्वेस्टेड फॉर न्यूट्रल एक्सपर्ट इन 2016। तो फिर क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक दोनों की रिक्वेस्ट को कबूल करता है, एंड देन न्यूट्रल एक्सपर्ट भी रखा जाता है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी इस मामले को ले जाया जाता है।
और फिर बाद में हम ये देखते हैं कि फिर दोनों इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स को स्टॉप कर लिया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन्स। फिर बाद में हमें 2022 में कुछ इस मामले में पेशरफ्त होती नज़र आती है एंड on April 6, 2022, World Bank decided to restart both conflict resolution processes, citing the risk to the treaty if a solution wasn't found in the past 5 years. सो इस 5 साल के गैप के बाद 2022 में वर्ल्ड बैंक दोबारा इस मामले को एड्रेस करने के लिए अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू करता है। सो कुछ टाइम के बाद ऑन जनवरी 27, 2023 जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है बिगैन इट्स प्रोसीडिंग्स, जिसको बायकॉट किया जाता है इंडिया की जानिब से। और इसके अलावा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को नोटिस भी भेजा जाता है ऑन 25 ऑफ जनवरी 2023, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी। और साथ ही पाकिस्तान को थ्रेटन भी किया जाता है कि इंडिया विल यूनिलैटरली रीवोक द ट्रीटी इफ़ डिमांड्स आर नॉट मेट। यहाँ पर ये बात भी जान लें कि पाकिस्तान ने जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट को विड्रॉ करके बाद में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस डिस्प्यूट को लेकर गया, तो उस पर इंडिया ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट फॉलोड द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज़्म। यानी कि जैसा कि ट्रीटी में हमने ये पहले पढ़ा कि जो भी डिस्प्यूट होगा पहले उसको एड्रेस किया जाएगा एट दी परमानेंट इंडस कमीशन फोरम। उसके बाद अगर वहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो वो डिस्प्यूट लिया जाएगा टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड देन एंड में आएगा हमारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर इंडिया ने ये ऑब्जेक्शन किया पाकिस्तान के लीगल प्रोसीजर पर कि उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट को विड्रॉ करके डायरेक्टली अपना केस ले गया है टू दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस हवाले से जो रीसेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस बात को एड्रेस किया गया और जो इंडिया का ऑब्जेक्शन है उसको रिजेक्ट किया गया बाय दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में आया कि जो भी लीगल प्रोसीजर पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है दैट इज़ absolutely correct and there is no binding on following the sequential order of the conflict resolution mechanism। ठीक है, तो जो रिसेंट इसके हवाले से फ़ैसला आया दैट वाज ऑन 6 जुलाई 2023। इस फैसले में इंडिया के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया गया। बाकी जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीडिंग्स ऑनगोइंग हैं। सो अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो पाकिस्तान का कंसर्न है ओवर दी किशनगंगा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जो कि जहलम पे बना है, और दूसरा जो रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि हमारे चिनाब रिवर पे बना हुआ है, तो उस पर जो भी पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं और ऑब्जेक्शंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और बाद में उसके हवाले से कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। All right, so these are some of the recent developments related to this Indus Water Treaty. Okay, now let's end this topic here. So if you found this information valuable, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.